आप, मैं, हम सभी की शुरुआत केवल 2 कोशिकाओं से हुई थी। 2 कोशिकाएं और एक चमत्कार। और बस 9 महीनों में कोशिकाओं के इस जोड़े से हम अरबों कोशिकाओं में विकसित हो गए थे और हमें शिशु कहा जाने लगा था। माँ के गर्भ में धीरे धीरे बसे और संरक्षित हम एक छोटे मानव गर्म और पौष्टिक वातावरण में पनप रहे थे। माँ और शिशु जीवन की इस अद्भुत यात्रा में साथ साथ आगे बढ़ते हैं, जिसे गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी कहते हैं। आइए देखते हैं गर्भाधारण से लेकर दुनिया में आने तक हमारी यात्रा कैसे हुई थी। पिछले मासिक धर्म के करीब 14 दिन बाद हर बार की तरह इस बार भी ओवरी में से एक अंडा बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। पर यह अंडा बेहद खास है क्योंकि करोड़ों शुक्राणु इसकी खोज में लगे हुए हैं। मनुष्य बनने की इस दौड़ में हर शुक्राणु अपने प्रतिद्वंदी से आगे रहना चाहता है, पर इन करोड़ों शुक्राणु में से कोई एक ही शुक्राणु अंडे की परतों को भेद कर अंदर जाने में कामयाब हो पाता है। शुक्राणु के अंदर जाने के बाद इस अंडे को अब जाइगोट कहा जाता है और इस घटना को गर्भधारण यानी कि कॉन्सेप्शन, और यही वो घटना है जहां से हमारी शुरुआत हुई थी। अगर लॉजिकली देखा जाए तो कॉन्सेप्शन के बाद ही मां को गर्भवती माना जा सकता है, पर आमतौर पर डॉक्टर सुविधा के लिए गर्भावस्था के दिनों की गिनती आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन से ही शुरू कर देते हैं। पर असल में गर्भधारण इसके करीब 14 दिनों बाद होता है। माँ और शिशु की ये यात्रा करीब 9 महीनों तक चलती है और इस 9 महीनों को 3-3 महीनों की अवधि में बांटा जाता है, जिसे तिमाही यानी कि ट्राइमेस्टर कहते हैं। अगले कुछ दिनों तक ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से गर्भाशय की ओर बढ़ता रहता है और साथ ही साथ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से कई कोशिकाओं में विभाजित होता रहता है। वहीं फैलोपियन ट्यूब के दूसरे छोर पे माँ का गर्भाशय हर बार की तरह इस बार भी अपने आप को गर्भधारण के लिए तैयार कर रहा होता है, ताकि अगर माँ गर्भवती हो जाती है तो गर्भाशय शिशु का पोषण करने के लिए सक्षम हो। पर इस बार इसकी तैयारी बेकार नहीं जाने वाली है, क्योंकि जाइगोट बन चुका है और अंततः ये लुढ़कते फिसलते गर्भाशय में आ जाता है और इसकी दीवार के अंदर धंस जाता है। अगर डॉक्टर्स के हिसाब से गिनती करें तो अब तक 4 सप्ताह बीत चुके होते हैं। इसके अलावा ओवरीज फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करती है। यह हार्मोन ओवरी को यह बताता है कि अब नया अंडा रिलीज नहीं करना है, और प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी इस हार्मोन का पता लगाकर गर्भावस्था की पुष्टि कर सकती है। इस दौरान माँ को थकान, सुबह बीमार जैसा लगना जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, ज्यादा पेशाब होना और भावनाओं का बढ़ जाना महसूस हो सकता है। 2 महीने बीत चुके हैं और शिशु का हृदय धड़कने लगा है और इसे अल्ट्रासाउंड में भी देखा जा सकता है। मस्तिष्क, फेफड़े और पाचन तंत्र सहित प्रमुख अंग अब तेजी से बनने लगते हैं। शिशु के शरीर पर छोटे छोटे उभार दिखने लगते हैं। ये आगे चलकर हाथ और पैर में विकसित होने वाले हैं। आंखें, नाक और मुंह पहचानने योग्य हो जाते हैं और चेहरे के भाव बनने लगते हैं। तीसरे महीने में शिशु के हाथ, पैर, उंगलियां और अंगूठे पहचान में आने लगते हैं और शिशु मनुष्य जैसा दिखने लगता है। त्वचा इतनी पतली होती है कि अंदर मौजूद नसों को देखा जा सकता है। मांसपेशियां और हड्डियां विकसित होने लगती हैं। बाहरी जननांग भी बनने लगते हैं। बच्चा हिलना डुलना और उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। सभी प्रमुख अंग मौजूद होते हैं और बुनियादी तरीकों से कार्य कर रहे होते हैं। दूसरी तिमाही यानी कि 4 से 6 महीने के अंतराल में शिशु के शरीर पर छोटे छोटे बाल, जिन्हें लुनुगो कहते हैं, आ जाते हैं। बच्चे की इंद्रियां जैसे दृष्टि, स्वाद, स्पर्श, सूंघने और सुनने की क्षमता विकसित हो रही होती है। बच्चा अपनी आंख को खोल और बंद कर सकता है, अपना अंगूठा चूस सकता है और आवाजों और स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया दे सकता है। इस समय तक मॉर्निंग सिकनेस आमतौर पर कम हो जाती है और माँ अधिक ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करती है। गर्भाशय फैलता है और अधिकांश महिलाओं में उभरा हुआ पेट ध्यान देने योग्य हो जाता है। हार्मोन के उतार चढ़ाव के कारण मूड में बदलाव और भावनाओं का बढ़ना आम बात है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही जो 7 से 9 महीनों तक चलती है में शिशु का विकास तेजी से होता है और शिशु आकार और वजन में बढ़ता रहता है। आंखें प्रकाश को ट्रैक कर सकती हैं और उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया भी दे सकती हैं। सुनने की क्षमता पूरी तरह से विकसित हो चुकी है और बच्चा माँ की आवाज और संगीत पर प्रतिक्रिया दे सकता है। बच्चे के फेफड़े पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हैं और अगर इस दौरान बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके जीवित रहने की अच्छी खासी संभावना रहती है।
गर्भावस्था के दौरान माता के गर्भ में प्लेसेंटा विकसित होती है, जो गर्भाशय से बच्चे को गर्भनाल के माध्यम से जोड़े रहती है। गर्भनाल विकसित हो रहे बच्चे को ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है और बेकार चीजों को शरीर से बाहर करती है। गर्भावस्था के आखिरी हफ्तों के दौरान बच्चे का वजन बढ़ना और शरीर में फैट जमा होना जारी रहता है। जैसे जैसे बच्चा आकार में बड़ा होता है, गर्भाशय भी फैलता है। यह खिंचाव मां के लिए कई तरह की असुविधाएं पैदा कर सकता है, खासकर पीठ के निचले हिस्से और पेट में दर्द हो सकता है। शिशु और गर्भाशय का वजन पेल्विक की हड्डियों और आसपास के टिश्यू पर तनाव डालता है, जिससे असुविधा होती है और कभी कभी दर्द भी हो सकता है। बच्चा गर्भ में एक छोटे अंतरिक्ष यात्री की तरह है, जो अंतरिक्ष यान यानी कि गर्भ में तैर रहा होता है। उसके पास घूमने फिरने और खोजबीन करने के लिए कुछ जगह होती है। वो अक्सर इधर उधर होता रहता है और कलाबाजियां करता है। यह शुरुआती खेल का समय उसकी मांसपेशियों और जोड़ों को विकसित करने में मदद करता है। जैसे जैसे माँ की गर्भावस्था आगे बढ़ती है, गर्भ में चीजें थोड़ी संकुचित हो जाती हैं। ये तब होता है जब बच्चा खुद को सिर से नीचे की स्थिति में लाना शुरू कर देता है और उसका सिर जन्म के रास्ते के सबसे नजदीक आ जाता है। इसे सेफेलिक प्रोजेक्शन कहा जाता है और ये नॉर्मल योनि प्रसव के लिए सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि सिर शिशु का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। इसलिए इसे पहले स्थान पर रखने से उसे जन्म के रास्ते से निकलने में आसानी होती है। बच्चे का सर नीचे होने से डायफ्राम पर दबाव भी कम हो जाता है, जिससे माँ आसानी से सांस ले पाती है। हालांकि ये इतना सहज नहीं होता है। कभी कभी बच्चा ब्रीच यानी कि पैर नीचे की स्थिति में या किसी अन्य स्थिति में भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टरों के पास बच्चे को सिर नीचे झुकाने के लिए प्रोत्साहित करने की भी तकनीकें होती हैं। कुछ मामलों में सिजेरियन डिलीवरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जहां शिशु की स्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं उसका आंतरिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसके फेफड़े तेजी से परिपक्व हो रहे हैं। वो सांस लेने की गतिविधियों का भी अभ्यास करते हैं। शिशु का छोटा सा डायफ्राम और छाती कभी कभी संकुचित और फैलते हैं, ताकि वो बाहरी दुनिया में सांस लेने के लिए तैयार हो सके। जैसे जैसे प्रसव की तिथि करीब आती है, एक माँ अपने ऊपर भावनाओं की लहर महसूस कर रही होती है। उत्साह, घबराहट, चिंता और शायद इन तीनों का मिश्रण, पर ऐसा होना स्वाभाविक है। ये समय रोमांच और अपने नन्हे बच्चे से मिलने की खुशी और माँ बनने की जिम्मेदारी की चिंता से भरा हो सकता है। ऐसे समय में चिंताएं और परेशानियां होना स्वाभाविक है। मन में प्रसव की पीड़ा और बच्चे के पालन पोषण से संबंधित प्रश्न उठ सकते हैं, जिससे कुछ घबराहट हो सकती है। पर ये चिंताएं भी माँ को भावनात्मक रूप से तैयार होने में मदद करती हैं। इस दौरान कभी कभी, खास करके गर्भावस्था के आखिरी हफ्तों में, पेट में जकड़न और संकुचन का अनुभव हो सकता है और ऐसा लग सकता है कि ये प्रसव पीड़ा है, लेकिन ये एक झूठी प्रसव पीड़ा भी हो सकती है, जिसे ब्रैक्सटन हिक्स कहा जाता है। हालांकि ये वास्तविक प्रसव पीड़ा की तरह महसूस हो सकती है, पर असल में ये गर्भाशय होता है जो अंतिम समय की तैयारी कर रहा होता है। समय बीतता है और अंततः प्रसव का समय भी आ जाता है। दर्द प्रसव की पूर्व निर्धारित तिथि या कुछ आगे पीछे शुरू हो जाता है, धीरे धीरे अधिक लगातार, लंबा और तीव्र होता जाता है। प्रसव के पहले स्टेज के दौरान अक्सर ऐंठन, जकड़न या संकुचन महसूस होता है। ये आमतौर पर पीछे से शुरू होता है और सामने की ओर बढ़ता है। ब्रैक्सटन हिक्स के विपरीत, ये दर्द बच्चे के आगमन की तैयारी के लिए गर्भाशय के बाहर के रास्ते, जिसे सर्विक्स कहते हैं, को धीरे धीरे फैलाना शुरू कर देता है। इस दौरान सर्विक्स पर जमा म्यूकस प्लग बाहर निकल सकता है और माँ को कुछ साफ पिंक रंग का रक्त जैसा बहाव निकलता दिख सकता है। एमनियोटिक थैली, जिसे पानी की थैली भी कहा जाता है, एक सख्त पारदर्शी झिल्ली होती है जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे को घेरे रहती है और उसकी रक्षा करती है। बच्चे के जन्म के दौरान एमनियोटिक थैली का टूटना जरूरी है। यह परिस्थिति के आधार पर प्रसव के दौरान कभी भी फट सकती है और अगर ऐसा होता है तो पानी बाहर आने लगता है, और अगर ऐसा होता है तो माँ को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर थैली अपने आप नहीं फटती है तो डॉक्टर एक उपकरण की मदद से इसमें एक छोटा छेद कर देता है। इस प्रक्रिया को एमनियोटॉमी कहते हैं। बच्चे के जन्म के दौरान शरीर में रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, जो पेल्विक एरिया में मौजूद टिश्यू को पतला और लचीला बना देता है। सर्विक्स फैलती रहती है और दर्द बढ़ता रहता है। बच्चा बाहर आ सके इसलिए इसे 10 सेंटीमीटर तक फैलना होता है। ये समय माँ के लिए सबसे दर्दनाक होता है और ये कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक चल सकता है। प्रत्येक संकुचन के साथ माँ को बच्चे को धकेलना होता है। बच्चे का सर फैली हुई सर्विक्स के रास्ते से वेजाइना में चला जाता है और वेजाइना भी बच्चे के आकार के अनुसार फैल जाती है।
सबसे पहले शिशु का सिर बाहर आता है, उसके बाद शरीर का बाकी हिस्सा बाहर आता है। इसे वर्टेक्स प्रोजेक्शन कहा जाता है और ये बच्चे के जन्म के लिए सबसे आम और सुरक्षित तरीका है। शिशु के कंधे पेल्विक आउटलेट से घूमते हुए एक के बाद एक बाहर आते हैं। कभी कभी बच्चे का सिर या शरीर जन्म के रास्ते में फंस सकता है। इस स्थिति को शोल्डर डिस्टोसिया कहते हैं और ये बच्चे और माँ दोनों के लिए खतरनाक स्थिति है। इस स्थिति को रोकने के लिए डॉक्टर अलग अलग तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे आपकी स्थिति बदलना, हल्का दबाव डालना या एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी, जिसे आम भाषा में छोटा ऑपरेशन कहते हैं, इसमें डॉक्टर रास्ते को बड़ा करने के लिए एक छोटा कट लगा सकता है। कट लगाने के बाद माँ बच्चे को सामान्य तरह से धकेल कर बाहर निकाल सकती है। बच्चा जब बाहर आ रहा होता है तो उसके सर पे काफी प्रेशर लगता है और इस प्रेशर के कारण सर का खिंचा हुआ सा आकार हो जाना एक आम बात है और कुछ ही दिनों में ये अपने आप ही सही आकार में आ जाता है। जन्म के बाद डॉक्टर गर्भनाल को काटते हैं। ये वही नली है जो गर्भावस्था के दौरान शिशु को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाया करती थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप भी 3D एनिमेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो आज ही engineeringgf.com पे जाकर एनरोल करें।